के बारे में चर्चा करेंगे। जब भी हम कोई नाटक या कोई रचना पढ़ते हैं तो उससे दो प्रकार के प्रश्न आते हैं नेट के पाठ्यक्रम में, नेट के परीक्षा में, सॉरी पाठ्यक्रम में नहीं, नेट की परीक्षा में। एक प्रश्न आता है पात्र, अंक, दृश्य, प्रकाशन, मंचन, रंग संकेत, भूमिका या प्राकथन में से। यहां से प्रश्न दे दिया जाता है। ठीक, एक प्रश्न, बहुत बार ऐसा होता है कि यहां से प्रश्न दे दिया जाता है। तो नाटक के पढ़ने के संदर्भ में या किसी भी चीज को, चाहे कहानी हो, चाहे कोई और रचना हो, उपन्यास हो, यहां से प्रश्न दे दिए जाते हैं। एक तो किसे, पात्र, अंक, दृश्य, प्रकाशन, वर्ष कौन सा हो गया, मंचन से संबंधित दे दिए, रंग संकेत, भूमिका, प्राक्तन, ये सब चीजों से दे दिया। दूसरा प्रश्न जो होता है वो आता है उसके विषय वस्तु से। किससे, विषय वस्तु से। इसका क्या तात्पर्य हो गया कि जितने भी संवाद है उसमें, जिसको हम कथ्य भी कह सकते हैं साथ में, क्योंकि कथ्य इसलिए कह सकते हैं कि संवादों के द्वारा ही तो उस नाटक का कथ्य बनता है पूरा। ठीक है, तो संवाद, कथ्य, इनसे प्रश्न आता है कि ये संवाद बोला गया है तो वो किसके लिए बोला गया है, किसने बोला है, किसको संदर्भित किया है ये। ठीक है, ये सारे प्रश्न भी आते हैं। दो प्रकार के प्रश्न आते हैं और दोनों ही प्रकार के प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पहली चीज है, पात्र, अंक आदि, इनका तो आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने का मतलब ये हो गया छोटे छोटे 1 या 2 पेज के अंदर इन चीज़ों को सबमिट करना पूरा, जो कि हम यहाँ पर करेंगे। आज की क्लास का मुख्य ध्येय यही रहेगा कि अंजू दीदी नाटक का ये जो पहला पार्ट है ये हम पूरा कंप्लीट कर लें। अगर समय रहेगा तो दूसरा पार्ट अर्थात नाटक का पार्ट भी कर लें। नाटक के पार्ट में से आपको कोई भी चीज़ नोट्स नहीं बनानी है, ये बात आपको याद रखनी है। नाटक के पार्ट में से आप नोट्स बनाने लगेंगे तो अपने आप में पूरा नाटक ही छापना होता है उसमें। वहाँ केवल कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को संकेत करके लिख लिया जाता है, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो संवाद है किसके लिए, कब बोला गया है, किस नाटक से बोला गया है, केवल इतना हो सकता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ जो कथ्य है पूरा, उसको संवाद दर संवाद कभी भी लिखने मत बैठ जाना, बहुत लंबा और लेंथी हो जाएगा नेट का पाठ्यक्रम। उनको केवल पढ़ना होता है बार बार, और जहां पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाए जाते हैं वहां उसको ध्यान देकर पढ़ा जाता है, बस इतना किया जाता है। तो पहली जो चीज है उसके हम नोट्स बनाने शुरू करते हैं। नोट्स या मान लीजिए उसको याद करने का प्रयास करते हैं। मेरा तरीका यही है कि मैं कोशिश करूं कि आप याद कर ले चीजों को, और याद करने से ही चीजें काम आएगी आके। तो सबसे पहली बात क्या कर रहे हैं, प्रकाशन वर्ष की, इस नाटक के प्रकाशन वर्ष की। जब प्रकाशन वर्ष से पहले एक चीज और देख ले हम, वो है अंजू दीदी। रचनाकार कौन है इसके, उपेंद्र नाथ अश्क। ये भी आपको याद रखना, रचनाकार कौन है, उपेंद्र नाथ अश्क इसके रचनाकार है। प्रकाशन वर्ष के संदर्भ में 3 वर्ष महत्वपूर्ण है, 1954, 1955 और 1956। कैसे महत्वपूर्ण है, 1954 में इस नाटक का जो पहला अंक है, पहला अंक वो खेला गया था। 1956 में संपूर्ण नाटक का प्रकाशन हुआ या संपूर्ण नाटक खेला गया। ये जो चीज है वो मैं इस नाटक की जो किताब है अंजू दीदी, ये जो आपको दिखाई दे रही, इस अंजू दीदी में जो जानकारी दी हुई है वहीं से ले रहा हूं। ठीक है, तो पहला अंक क्या हुआ था, 1954 में प्रकाशित हुआ था। पहला अंक है बंबई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं पहले, एनटीए ने यहां से प्रश्न पूछे। बंबई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा मंचन किया गया, और इसके निर्देशक कौन थे, सत्येंद्र शरत।
ठीक। पहली चीज जो याद रखने वाली है वो ये है, 1954 में इसमें पहले अंक का जो प्रकाशन या ये मान लीजिए उसका मंचन हुआ था, और किसने मंचन किया था? बंबई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा मंचन किया गया। निर्देशक कौन थे? सत्येंद्र शरत है। ये चीज आप लिख लेना। वैसे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। संपूर्ण नाटक का प्रकाशन हुआ था 1956 में। ये जनवरी में हुआ था। ये भी पहला अंक ये जनवरी में खेला गया था, और ये संपूर्ण नाटक का 1956 ये भी कब? जनवरी में। ठीक। इसका जो मंचन हुआ था वो हुआ था रंगभूमि द्वारा। निर्देशक इसके राज जोशी। निर्देशक कौन थे इसके? राज जोशी। कब प्रकाशन हुआ था? 1956 में इसका प्रकाशन हुआ था। अब बीच में 1955 क्या है? जब इस नाटक को समर्पित करते हैं और मधुलिका को समर्पित करते हैं, फिर मधुलिका का परिचय देते हैं, तब ये जो लेखक के वक्तव्य है वो ये कहते हैं कि 1955 में, अप्रैल 1955 में ये नाटक के रेडियो के लिए प्रकाशित होने के लिए जा रहा था। रेडियो पर इसका प्रकाशन होने वाला था। ठीक है, तो रेडियो से संदर्भ में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ये मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको इसमें कि अंजो दीदी अप्रैल 1955 में ब्रॉडकास्ट होने जा रहा था। अब ब्रॉडकास्ट का मतलब मुझे ऐसे लगता है जैसे रेडियो पर ही हो रहा होगा। रेडियो पर ब्रॉडकास्ट ये कह सकते हैं इसमें, रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कब? 1955 में प्रकाशित होने के लिए जा रहा था। ये रह जाएगी आपको तीनों चीजें याद। जल्दी से कोशिश कर लीजिए कि यहाँ पर प्रकाशन वर्ष से संबंधित ये जो तथ्य हैं 1954, 55 और 56, इन तीनों चीजों को याद कर ले और बिल्कुल मेमोराइज कर ले इस तरीके से कि वापस भूले नहीं आप। ठीक। हाँ, यहाँ पर एक चीज और भी जोड़ लीजिए। यहाँ पर ये जो रंगभूमि द्वारा, एक चीज और कर लीजिए आप, लक्ष्मी टॉकीज, इलाहाबाद। ठीक। ये तीन चीजें आप याद कर लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, बहुत ज्यादा सरल प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी गया है। जैसे शायद एक दो नेट के पेपर पहले, जैसे 2025 वाले जनवरी के अंदर या ये प्रश्न पूछा गया था, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं, लेकिन यहाँ ये प्रश्न पूछा गया था कि जो दूसरी बार ये संपूर्ण नाटक का प्रकाशन जो कब प्रकाशित हुआ था या किसके निर्देशन में हुआ था? निर्देशक कौन थे? श्री राज जोशी। राज जोशी, सत्येंद्र शरत थे। जो पहला अंक प्रकाशित हुआ था उसके निर्देशक कौन थे? सत्येंद्र शरत। और दूसरा जो पूरा भाग प्रकाशित हुआ था 1956 में, वो कौन थे? उसके राज जोशी उसके निर्देशक थे। रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद में इसका मंचन किया गया। बंबई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में इसका मंचन किया गया था सत्येंद्र शरत द्वारा पहले अंक का। ठीक है, पहला, दूसरा और रेडियो वाला ब्रॉडकास्ट, तीनों चीज याद हो गई। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ, आपको याद कर लेना यहीं पर। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। फिर अगली बात करते हैं इस नाटक के पात्र के बारे में। रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। याद रह जाएगा पात्र के बारे में। ये नाटक 2 अंकों में है। ठीक है, कितने अंकों में? 2 अंकों में। ऐसा करते हैं, पहले अंक देख लेते हैं। अंक है कुल 2। कितने हो जाएंगे अंक? 2। 2 में से जो पहला अंक है ये दिखाया गया है 1933 की गर्मियां। ठीक, पहले अंक में। और इस पहले अंक में 3 दृश्य हैं। 3 दृश्य होने के बावजूद स्थान एक ही है, और स्थान एक होने की वजह से 3 दृश्य, फिर दूसरे अंक में और 3 दृश्य, 6 दृश्य होने के बावजूद भी जो नाटक के दृश्य हैं दिखाई देते, जो पीछे की सीन वगैरह हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। केवल और केवल
थोड़ा समय का गैप दिखाने के लिए अंक और दृश्य की योजना की गई है। स्थान नहीं बदलता और इस वजह से ये नाटक भी मंच की दृष्टि से, अभिनय की दृष्टि से, रंगमंच की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा सरल नाटक है। इसका अभिनय करना बहुत आसान है। अभिनेता अच्छे होने चाहिए। निर्देशक के लिए कोई विशेष कष्ट वाली बात नहीं है इस पूरे नाटक में। केवल और केवल अभिनेता की जरूरत है और कुछ विशेष दृश्यों की योजना करने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 दृश्य हैं। पहला दृश्य किसका है? एक वकील साहब है इंद्र नारायण, उनकी कोठी का है। वकील साहब की कोठी का कमरा या कोठी मान लो, कमरा वहीं का दृश्य है। अगली बार भी वहीं का दृश्य है और फिर और वहीं का दृश्य है। 30 साल बाद या 20 साल बाद में जो नाटक आता है फिर से, वो फिर से वहीं का दृश्य है और कहीं का दृश्य नहीं है। ठीक है, पहला दृश्य हो गया। दूसरा, इस दृश्य में क्या होता है, एक पात्र आता है श्रीपत नाम का, वो घर पे आता है, फिर वो टेबल पे सो जाता है। तो इस दृश्य को समाप्त करके ये दिखाया गया है कि श्रीपत टेबल पे सोया हुआ है। और जो तीसरा दृश्य है उसमें भी यही बात है। क्या? श्रीपत टेबल पर सोया हुआ है। इसी प्रकार से जो दूसरा अंक है उसमें भी यही सेम चीज है। जो दूसरा अंक है उसमें भी क्या होती है, ये चीज रिपीट होती है। ये सब चीजें है ना दूसरे अंक में रिपीट होती है। इसी प्रकार के दृश्य है। रह जाएगी आपको चीज याद? अंक कितने हो गए? 2। प्रत्येक अंक में दृश्य कितने हो गए? 3 3। तीनों अंकों की जो, तीनों दृश्यों की जो योजना है वो कैसी है? रंगमंच योजना एक जैसी है। क्या है, पहले दृश्य में क्या होता है, श्रीपत आता है, कुछ बातचीत होती है उनके बीच में, और श्रीपत को छोड़कर जो उनकी बहन है अंजलि और जो वकील उसके जीजा इंद्र नारायण, वो छोड़कर साइड में चले जाते हैं और श्रीपत वहीं पर सो जाता है। फिर दिखाते हैं एक दृश्य कि श्रीपत सो गया है। फिर उसके बाद में 3 घंटे बाद में और दृश्य आता है कि श्रीपत वहीं पर उसी डाइनिंग टेबल पे सोया हुआ है और वहीं से फिर वार्तालाप शुरू होता है। तो क्या हो गया, तीनों अंक दृश्य क्या हो गए, सेम हो गए, कुछ भी फर्क नहीं। स्थान वही का वही है, स्थान एक ही है। ये याद रखना आपको, स्थान क्या है, एक ही है। ठीक। और इसी प्रकार से दूसरे अंक की बात कर रहे हैं, यहां पर लिख दिया मैंने दूसरे अंक का भी। क्लियर हो गया आपको? अंक दृश्य सब क्लियर हो गया, स्थान वो सब चीजें होगी। और इसी वजह से ये नाटक क्या है, मंच की दृष्टि से बहुत सरल है और बहुत ही आसान है। जिस प्रकार से आधे अधूरे नाटक है ना कि एक ही कमरे के बार बार सीन बताए गए हो, इसी प्रकार से यहाँ पर भी वैसी योजना की गई है। हो सकता है कि यहीं से प्रेरणा ली हो मोहन राकेश ने, कि नाटक को एक दृश्य में कैसे पिरोया जा सकता है। मंच की दृष्टि से ये उपेंद्र नाथ का सबसे सफल नाटक कह सकते हैं, या हिंदी के जो शुरुआती नाटक थे नवलेखन के दौर के, उन नाटकों में भी ये सबसे सरल नाटक या सबसे सफल नाटक भी कहा जा सकता है। सबसे सफल नहीं कहे तो भी सफल तो है ही। ठीक है, ये चीज होगी। अब बात करते हैं हम पात्रों की। पात्र पहले अंक में अलग पात्र है और द्वितीय अंक में कुछ पात्र परिवर्तित हो जाते हैं। पहले अंक में एक पात्र है अंजलि। अंजलि उर्फ अंजू दीदी। ये सबसे केंद्रीय पात्र है। ये क्या है, पूरे नाटक का केंद्रीय पात्र है अंजू दीदी। जैसा कि इस नाटक का नाम भी अंजू दीदी, तो केंद्रीय पात्र है ये नाटक का। अंजलो या सॉरी अंजू दीदी या अंजलि। और इस अंजलि दीदी का पति है इंद्र नारायण। इंद्र नारायण वकील साहब, याद रह जाएंगे, पति। इन दोनों का एक पुत्र है, उसका नाम है नीरज। इसकी उम्र है 11 वर्ष।
नीरज इनका क्या है, पुत्र दोनों का। इस अंजलि का एक भाई है, उसका नाम है श्रीपत। क्या नाम है, श्रीपत भाई। एक इसकी सहेली है इस नाटक में, उसका नाम है अनीमा। अनीमा सहेली, याद रह जाएगा इसका परिवार। अंजो दीदी कौन है, यहाँ पर केंद्रीय चरित्र है। अंजो दीदी के जो पति है वकील साहब, उनका नाम है इंद्र नारायण वकील साहब, ठीक है। और फिर एक इसकी सहेली है, उसका नाम है अनीमा, जिसको अन्नो अन्नो भी कहते हैं दूसरे भाग में। और एक इसका भाई है श्रीपत, वो भी इस नाटक में आता है। और पुत्र जो इनका है उसका नाम है नीरज। क्या नाम है, नीरज। और कुछ लोग हैं इस नाटक में जो इस घर में नौकर की हैसियत से हैं। वो कौन है, एक तो है राधू और एक कौन है, मुन्नी। राधू और मुन्नी, ये दो कौन है, नौकर। आजकल नौकर को नौकर नहीं कहा जाता, हेल्पर कहा जाता है, ठीक है। तो घरेलू सहायक है ये लोग, राधू और मुन्नी, ये दो नाम हो गए। क्लियर रह जाएगा आपको पहले भाग में, पहले अंक में या प्रथम अंक में जो पात्र है वो कौन कौन से हैं। सबसे केंद्रीय पात्र है अंजो दीदी, उसके बाद में है इंद्र नारायण वकील साहब, फिर आता है नीरज इन दोनों का पुत्र है, श्रीपत इसका भाई है, एक नाम बीच में और आता है नृपत नाम से, नृपत। और नृपत क्या है, श्रीपत का भाई है। नृपत क्या है, श्रीपत का भाई है, लेकिन वो केवल सूचित पात्र के रूप में है, वो कोई विशेष भूमिका नहीं निभाता, संवाद उसका एक भी नहीं है। एक है अनिमा जो इसकी अंजलि की सहेली है, नौकर कौन है, राधू और मुन्नी, और नीरज कौन है, इनका पुत्र है। क्लियर हो जाएगी। और इस नाटक में कोई पात्र और है नहीं जिनको याद रखने की आपको जरूरत हो कहीं पर भी। ठीक, अब दूसरे अंक की बात करते हैं। दूसरे अंक में एक चीज और है, यहाँ लिख दीजिए आप दूसरे अंक की, यहाँ नहीं बताई तो मैंने। दूसरा अंक 20 वर्ष बाद है। देखो दृश्य सेम ही है वहां पर, लेकिन है क्या, 20 वर्ष बाद का। लेकिन सीन कैसा है, सर्दियों का। बस इतना सा बदलाव है। उसमें क्या था, 1933 की गर्मियां, 1933 की गर्मियां, और ये 20 वर्ष बाद का 1953 का, मान लीजिए आप 20 वर्ष के बाद का सर्दियों का दिन है दूसरे अंक जो है। बाकी तीन तीन दृश्य दोनों के अंदर है। दूसरा अंक, इस दूसरे अंक में जो एक महत्वपूर्ण बात होती है वो ये है कि अंजो जो अंजलि है केंद्रीय चरित्र, उसकी मृत्यु दिखाई जाती है। वो इस पूरे नाटक में कहीं पर भी उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी उपस्थित है और पूरे नाटक पर अपना आतंक बनाए हुए रखती है दूसरे भाग में भी, ठीक है। अंजलि जो है वो क्या है, मर चुकी है इस नाटक में दूसरे अंक में, लेकिन फिर भी उसका आतंक अभी भी उस घर पर व्याप्त है। तो फिर बचता कौन है, फिर से एक चीज बचती है, इंद्र नारायण तो रहते हैं, लेकिन अब क्या करती है कि अंजलि की जगह अंजलि एक बहू ढूंढ के लेके आती अपनी जैसी, जो इस घर में व्यवस्था बनाए रखे, ठीक। तो व्यवस्था बनाए रखे तो जो लड़की या बहू लेके आती, वो लेके आती ओमी नाम से। अब यहाँ पर जो केंद्रीय चरित्र है वो कौन हो जाती है, ओमी हो जाती है, अंजलि की जगह ले लेती है, वो बहू के रूप में इस घर में आती है, ओमी। आपने पहले देखा होगा नीरज, वो नीरज इसका पति है। नीरज उम्र कितनी हो जाती है, 31 वर्ष, 20 वर्ष बाद में होने से, वहां क्यों 11 वर्ष थी, तो यहाँ पर हो जाती है 31 वर्ष, पति हो गया। इन दोनों का जो पुत्र है नीलम, नीलम को दिखा दिया यहाँ पर 11 वर्ष का। फिर से नीलम कौन हो गया, पुत्र हो गया इनका। अब यहाँ पर एक जो पहले नाटक में पात्र था श्रीपत, वो यहाँ पर भी है। ये क्या हो जाएगा, इसका मामा ससुर हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ याद रखने के लिए। अब होगी ना, जो भांजे की बहू होगी तो ये क्या हो गया, मामा ससुर हो गए यहाँ पर। यहाँ पर एक पात्र जो इंद्र नारायण वकील है, जो पहले भी था उस नाटक में, अब भी है। अब ये जज साहब बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं,
जज साहब, ये जो अनिमा थी पहले नाटक की, अंजलि की सहेली, वो यहाँ पर अब अन्नो के रूप में हमें दिखाई देती है। अन्नो, अन्नो नो कहते हैं उनको सब, अन्नो। अनिमा ही अन्नो है, ठीक है, गंगाधर ही शक्तिमान है, अनिमा ही अन्नो है। और जो दो नौकर थे जो हेल्पर इनके, राधु और मुन्नी, अभी भी यहीं पर है। क्लियर होगी बात? अब कौन होगी यहाँ पर, अंजलि की जगह कौन ले लेती है? ओमी। ओमी कौन है? बहू है इस घर की फिर से, और वो अंजलि के जाने के बाद में उसी का अवतार ले लेती है और इस घर में फिर से व्यवस्थाएं बनाए रखने का प्रयास करती है। और अन्नो इसके ओमी के रूप में अंजलि अपना आतंक बनाए हुए रख रही है इस घर के अंदर। कोई डाउट रहा अभी यहाँ तक? पात्र मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। कौन कौन करते हैं एक बार पहले याद कर लेते हैं। सबसे पहला जो पात्र है वो है अंजलि। अंजलि इस घर की पूरी सूत्रधार है और इस घर को व्यवस्था में ढालना चाहती है। वो चाहती है कि उसका घर घड़ी की तरह या घड़ी के पुर्जों की तरह बन जाए, जिसमें हर एक सुइयाँ अपने समय से, नियत समय से घूमती रहे, ना कोई ज़्यादा आवाज़ करे ना कोई कम आवाज़ करे, बहुत ही व्यवस्थित सांचे में ढलकर ये घर चले, और व्यवस्था देना चाहती है इस पूरे घर को। ठीक, याद रह जाएगी आपको ये बात। अंजलि कौन हो गया? केंद्रीय चरित्र यहाँ पर। फिर अंजलि का एक पति है वकील इंद्र नारायण। अंजलि पैसे वाली है, उसके बाप से उसको घर पे दहेज में एक बड़ी कोठी मिली है नाना से, नाना के गो चली जाती है वो, तो वहाँ से कोठी मिली है एक बड़ी तगड़ी, और वकील साहब वहीं पर रहते हैं घर जमाई बन के। और वो भी क्या करते हैं, पहले तो त्रस्त रहते हैं लेकिन फिर बाद में लगता है कि कलह हो रही है घर में बार बार, तो क्यों ना अंजलि के ही वश में आकर वशीभूत होकर अपना पूरा जीवन इसी को समर्पित कर दिया जाए, और वकील साहब यही करते हैं। तो वो हो गए वकील साहब इसके पति। इन दोनों से एक पुत्र होता है, उसका नाम है नीरज, जो कि पहले अंक में 11 वर्ष की उम्र है। अंजलि क्योंकि चली जाती है अपने नाना के यहाँ गोद, तो पीछे उसका जो भाई है एक श्रीपत, वो तो अपने घर पर ही रह जाता है, उसको लेके नहीं गया कोई गोद, तो वहां पर वो एक खिलंदड़ प्रकार का व्यक्ति है। श्रीपत वो कौन है? इसका भाई है अंजलि का, याद रह जाएगा। श्रीपत भाई है, इंद्र नारायण वकील पति है अंजलि का। दो, तीसरा नीरज इनका 11 वर्ष का लड़का है। अनिमा नाम की एक महिला पात्र और है, वो अंजलि की सहेली है। श्रीपत कौन हो गया? भाई। राधु और मुन्नी यहाँ पर क्या है? नौकर इस घर के अंदर या हेल्पर है। दूसरे अंक के अंदर 20 साल बाद में आगे बढ़ता है, अंजलि की मौत हो चुकी है और उसकी जगह ले लेती ओमी, जो कि नीरज की पत्नी है। ओमी और नीरज से इनको एक पुत्र होता है, उसका नाम है नीलम। इंद्र नारायण वकील साहब जज साहब बन जाते हैं, प्रमोशन हो जाता है इनका। जो अनिमा है वो अन्नो के नाम से इस नाटक के दूसरे अंक में उपस्थित है, और श्रीपत तो मामा के रूप में या मामा ससुर के रूप में ओमी के है ही, और राधु और मुन्नी नौकर के रूप में और फिर से उपस्थित है। मुझे लगता है पात्र आपको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, नन्ही मधुलिका को अगला देखिए। मधुलिका मेरे मित्र श्री गोपाल दास, असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद की तीसरी लड़की थी। असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद की तीसरी लड़की थी मधुलिका। 9.5 वर्ष की प्यारी सी बच्ची। इस छोटी सी उम्र में उसे साहित्य से, विशेषकर नाटकों से अपूर्व अनुराग था। मेरा कोई ही नाटक होगा जो उसने रेडियो पर न सुना हो और जिसके बारे में राय न दी हो। पिछले 1 वर्ष से वह नेफ्राइटिस जैसे मूजी रोग की शिकार थी, पर मैंने उसे कभी रोते या कराहते नहीं देखा। अंजू दीदी अप्रैल 1955 में ब्रॉडकास्ट होने जा रहा था। मैंने पांडुलिपि भेजी तो गोपाल दास पढ़ने के लिए घर ले गए, और कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद बच्ची की नाजुक हालत की सूचना पाकर मैं उसे देखने गया। तब गोपाल दास ने बताया कि रोग ने सहसा बुरा मोड़ लिया है। फिर बातों बातों में बोले, इसे पढ़ने का इतना शौक है कि इस दशा में भी तुम्हारे नाटक के शायद 30-40 पृष्ठ पढ़ गई होगी। हमारी बात बच्ची ने सुन ली। नीम बेहोशी की हालत में उसने कहा, मैंने सारा पढ़ लिया है। तीसरे दिन 16 मार्च 1955 को वह इस संसार से चली गई। ये उसी को समर्पित नाटक है। फिर अंजो दीदी एक मूल्यांकन। अब हम पढ़ते हैं इस नाटक का मूल्यांकन, जो इस नाटक में नाटक शुरू होने से पहले दिया गया है।
जनरली ये होता है कि बाद में दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले दिया गया तो हम पहले पढ़ लेते हैं मूल्यांकन, और भूमिका के रूप में कोई चीज़ विशेष दी नहीं गई है। मूल्यांकन से कई बार प्रश्न आ जाता है, इस वजह से इसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन पढ़ना शुरू करते हैं। मूल्यांकन किसने लिखा है? कमलेश्वर ने। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंजू दीदी नाटक का जो मूल्यांकन है वो किसने किया है? यहाँ पर कमलेश्वर ने किया। कमलेश्वर की दृष्टि से भी इस नाटक के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, अंजू दीदी की वस्तु का संबंध अभिजात्य वर्ग से है। अभिजात्य वर्ग से, अभिजात्य नहीं है। देखिए शब्द क्या होता है? अभिजात, किंतु ये प्रत्यय लगने से ए जो होता है वो आ बन जाता है। ठीक है, इस वजह से अभिजात्य वर्ग से हैं। अभिजात कुल की नारी अंजलि के मानस में जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने की प्रवृत्ति के बीज संस्कारगत है। अंजलि के मानस में जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने की प्रवृत्ति के बीज संस्कारगत है, जो कि उसे गोद लेने वाले नानाजी से विरासत में मिले हैं। अंजो में अपने वर्ग की वे सारी प्रवृत्तियां हैं जो टस से मस होना नहीं जानती। उसके अपने व्यक्तित्व में वह हठ है जो दूसरों को परास्त कर देता है, जिसके शिकार है वकील साहब, जो अपने विवाह से पहले उन्मुक्त बंधनहीन सरिता की भांति बह रहे थे, जिसका आभास मात्र उनकी सैलानी कोशिशों के रूप में कभी कभी उभर उठता है। आरंभ में ही अंजो के प्रचंड अनुशासन की झलक मिल जाती है, और वह खींच भी जो बिगड़ी हुई मशीन को बनाने वाले मैकेनिक में पुर्जे ठीक से न चलते देख आ जाती है। कितनी गहरी बात कही गई यहाँ पर। आरंभ में ही अंजो के प्रचंड अनुशासन की झलक मिल जाती है, और वह खींच भी जो बिगड़ी हुई मशीन को बनाने वाले मैकेनिक में पुर्जे ठीक से न चलते देख आ जाती है। अर्थात बात क्या करें, पूरे जो घर की व्यवस्था है सारी को एक पुर्जों के रूप में, मशीन के पुर्जों के रूप में बिठाने का या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से सबको यंत्रवत चलना चाहिए। टू मच डिसिप्लिन, देयर शुड बी टू मच डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन है तभी जीवन के अंदर कुछ प्राप्त कर सकेंगे। व्यवस्था होनी चाहिए एक। ये किसका लक्ष्य था? इसके नाना का लक्ष्य था। और वो सारी चीज़ क्या हो गई, अभिजात कुल में ये अभिजातीय जो वर्ग होते हैं ना, बड़े लोग जो होते हैं, वहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और वही चीज़ क्या होगी अपने नाना से इसमें आई है अंजो में। अंजलि नौकरानी से कहती है, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। तनिक कड़े स्वर में, तुम कर क्या रही हो? 8 बजने को आए हैं और नाश्ते का कहीं पता नहीं है। 8 बजने को आए हैं और नाश्ते का कहीं पता नहीं है। ठीक, उसी उलझन में वह बच्चे को पुकारती है, नीरज बेटा कपड़े बदल लिए तुमने? और कहती जाती है, अपने पापा से कहो नहाकर सीधे इधर आए। फिर पलटती है, अभी तक स्नान नहीं किया और 8 बजने को आए हैं। सुबह 8 बजे वाली पाबंदी घर के हर काम, व्यवहार, भोजन, शयन आदि सभी पर लागू होती है। पर यह सब कैसे निपटा है? क्या अंजलि केवल दिखावे के लिए ऐसा करती है? निश्चय ही नहीं, क्योंकि अंजलि का मनोविज्ञान ऐसे स्तर पर संगठित हुआ है ऐसे स्तर पर संगठित हुआ है कि उसकी यह सनक ऊपरी या थोती नहीं दिखाई देती। इस सनक को चालित करने वाली शक्ति है उसका अखंड अहम। वैसे तो इस नाटक को जब आप पढ़ेंगे तो, या फिर जो मूल्यांकन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जैसे आधे अधूरे नाटक पढ़ा था ये भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि किसी स्त्री व्यक्तित्व के ऊपर आक्षेप सा किया जा रहा है, बार बार स्त्रियों को टारगेट बनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। सिर्फ केवल स्त्री नहीं, पुरुष भी कुछ इस तरीके से होते ही व्यक्तित्व है। आपको नाटक जब भी पढ़े, आप हिंदी साहित्य को जब भी पढ़ना शुरू करें, हो सकता है लेखक की दृष्टि वो रही हो कि किसी स्त्री व्यक्तित्व को इंगित करना हो, वहाँ पर उंगली उठाना हो उसके सामने। ठीक है, लेकिन हमें नाटक में जब भी पढ़ते हैं, स्त्री और पुरुष का भेद नहीं मानते हुए मनोविज्ञान की दृष्टि से उसको एक व्यक्ति मानना है कि अगर घर में एक अंजलि जैसा व्यक्ति हो जाए तो उस घर के जितने भी लोग हैं बाकी, उनका जीना किस तरीके से हराम कर सकता है। इतना अनुशासन क्या होता है, सहन नहीं होता किसी से, बहुत मुश्किल हो जाता है मशीन बनना। और वहीं से क्या होता है, क्रांति होती है। ठीक है, क्रांति कोई बाहर से शेर की तरह नहीं आती। किसी फिल्म में मैंने सुना था ये डायलॉग, क्रांति बाहर से किसी शेर की तरह नहीं आती है, क्रांति रसोई में चुपके से बिल्ली की तरह आती है। घर से ही शुरू होती है क्रांतियाँ। लगती है कि बाहर से आ रही है, लेकिन क्रांतियाँ घर से ही शुरू होती है। अहमवादिता की यह भीषणता ही उसके दुबले पतले इकरे शरीर की मोहकता है। उसके चरित्र की असाधारणता भी उसे असामान्य नहीं बनने देती, हास्यास्पद भी नहीं बनाती, क्योंकि नाटककार ने बड़ी कुशलता से उसकी इस प्रवृत्ति का संबंध एक पीढ़ी पहले नानाजी के इतिहास से जोड़कर रखा है। बात यह भी है कि अंजो दीदी जिस प्रकार से वो
अहम से ग्रस्त है, या फिर उसको जो टू मच डिसिप्लिन वाली जो मेंटेलिटी है, वो ऐसा नहीं है कि हिटलर बना दिया, किसी को मजाक उड़ा दिया घर के अंदर के सब उसके मजे लेते फिरते, नहीं, पूरी तरीके से आतंक बिठाया उसका, मजाक नहीं है वो व्यवस्था के नाम पर इस तरीके से सब कुछ संगठित किया गया है कि सब कुछ अंजलि दिखते ही वहां पर दहशत आ जाती है पूरे घर के अंदर। मजाक नहीं उड़ाया जाता उसका पीछे से, भीषणता ही उसके दुर्बल, अच्छा, उसे असामान्य नहीं बनने देती, हास्यास्पद भी नहीं बनाती, क्योंकि नाटककार ने बड़ी कुशलता से उसकी इस प्रवृत्ति का संबंध एक पीढ़ी पहले नानाजी के इतिहास से जोड़कर रखा है। जीवन के हर क्षेत्र के प्रति उसका अपना निजी दृष्टिकोण है, बाप से लेकर बेटे तक, घर की व्यवस्था से लेकर नौकरों के रहन सहन और अदब कायदे की मान्यताओं तक उसका चाबुक मार करता है। जीवन के हर क्षेत्र के प्रति उसका अपना निजी दृष्टिकोण है। और बात यह भी है, जीवन में जो कुछ भी लोग, कोई भी व्यक्ति अलग करता है ना, चाहे वो कष्टकारी हो, चाहे वो राक्षसी प्रवृत्ति का हो, या फिर दया का हो, किसी भी प्रकार का उसका जीवन हो या चरित्र हो, लेकिन अगर उसके अंदर निजी दृष्टिकोण है, पूरी तरीके से निजी व्यक्तित्व या निजी स्तर पर उस व्यक्तित्व का संगठन हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो एक अलग छाप छोड़ के जाता ही है। और इसी वजह से अंजो दीदी है जो चरित्र है इस नाटक का, वो अपनी निजता के कारण, इस निजी दृष्टिकोण के कारण पूरे नाटक में हमारे सामने एक अलग व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होती है। डुलबुल नहीं, आप देखेंगे कोई भी, चाहे इंद्र नारायण हो, चाहे कोई दूसरे वक्त कोई लोग हो, श्रीपत फिर भी थोड़ा बहुत हमें ठीक लगता है व्यक्तित्व की दृष्टि से, लेकिन यही लगता है कि अंजो दीदी का जो चरित्र है वो एक विशेष चरित्र है। यहाँ पर बाप से लेकर बेटे तक, घर की व्यवस्थाओं से लेकर नौकरों के रहन सहन और अदब कायदे की मान्यताओं तक उसका चाबुक मार करता है, और इस चाबुक की मार उसकी मृत्यु के बाद तक अगली पीढ़ी पर पड़ती रहती है, उसकी मृत्यु के बाद तक अगली पीढ़ी पर पड़ती रहती है। जब अंजलि का चित्र आता है तो सहसा एक अतिशय व्यस्त, दुबली पतली, खूबसूरती से तराशी आधुनिका का रूप मुकर उठता है। आप या कोई भी व्यक्ति अपने घर में, अपने परिवार में आसपास देख सकता है, अगर कोई भी एक पेक्यूलर, एक विचित्र चरित्र है घर के अंदर, चाहे डिसिप्लिन के मामले में, चाहे मजाक के मामले में, सरलता के मामले में, या अपने जीवन की जटिलता के मामले में, तो आपको उसका जो वंशानुक्रम है, कहीं ना कहीं वो अपना जो व्यक्तित्व है, घर के पीछे सदस्य चाहे जो भी है, जब वो जाता है पहले वाला वो व्यक्तित्व है, पीछे किसी न किसी एक सदस्य को अपना व्यक्तित्व देकर ही जाता है। चेन जो है ना ये चलने की, इस प्रकार के व्यक्तित्व वो कभी भी रुकती नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ही बढ़ती है हमेशा। जब अंजलि का चित्र आता है तो सहसा एक अतिशय व्यस्त, दुबली पतली, खूबसूरती से तराशी आधुनिका का रूप मुखर उठता है, जिसके प्रभाव से घर भर में एक संयत हलचल की आवाज कानों में पड़ने लगती है। देखिए क्या लिखा है, विरोधाभास, एक संयत हलचल, हलचल है लेकिन बिल्कुल ही संयत। सीमेंट के फर्श पर उसके फुर्ती से चलते कदमों की सरसराहट गूंजने लगती है। ऐसा लगता है कि कुर्सी मेज सहमे से रखे हैं, दरवाजों और खिड़कियों पर लगे हुए पर्दे धीरे धीरे हिल रहे हैं। तेज हवा भी उन्हें झकझोर नहीं सकती, घड़ी जोर से घंटा नहीं बजा सकती, चादर शिकन डाल सकने का साहस नहीं कर सकती। नौकरानी मुन्नी और नौकर राधू सिर्फ सीमित आवाज में बोल सकते हैं। रसोई घर में बर्तन धीरे धीरे खनक रहे हैं, उनमें से कोई भी गिरकर आकस्मिक शोर नहीं मचा सकता। एक सभ्य आतंक घर की सारी हलचल में व्याप्त है, एक सभ्य आतंक घर की सारी हलचल में व्याप्त है। हर कमरे में जिंदगी है, पर उफान के बाद ठंडे पड़ते दूध सी स्वच्छता, दूधियापन और निरभ्रता उसमें अवश्य है। अंजलि की आंखें हर अव्यवस्था, छोटी से छोटी गलती और अनियमितता को ताक रही है। अंजलि की आंखें हर अव्यवस्था, छोटी से छोटी गलती और अनियमितता को ताक रही है। घर का हर पुर्जा अपनी नियमित गति से चलने के लिए बाध्य है। वह तेजी नहीं पकड़ सकता, धीमा नहीं पड़ सकता, और इस सब को देखकर भी अंजलि संतुष्ट नहीं दिखाई देती। उसके इस आतंक के बाद, देखो बात क्या है, उस इस सब को देख कर भी अंजलि संतुष्ट नहीं दिखाई देती। उसके इस आतंक के बावजूद भी कोई ऐसी रहस्यमय घुटन है जो उसे चैन नहीं लेने देती। हर व्यवस्था को देखकर वह तिलमिलाई झुंझलाई सी घूमती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा तो लगता ही है कि लोग व्यवस्था के हिसाब से जैसा मैं चाह रही हूँ ना वैसा कार्य कर नहीं रहे हैं। ये जो पुर्जे है ना घड़ी के जितने भी, ये सेकंड वाला पुर्जा थोड़ा सा हल्का धीमा चल रहा है। मैं कितनी बार चाबी भर दी इसकी, लेकिन फिर भी धीमा तो चल रहा है। ठीक है, उसके उस प्रचंड अहम की तुष्टि में कोई शाश्वत कठिनाई है जो अवरोध बनकर खड़ी है, जो उसके अहम को निरर्थक और प्रभावहीन करती जा रही है। और इस हार को स्वीकार न कर पाने के कारण वह घुटती घुटती उस सीमा तक जा पहुंचती है जहां से नाश की रेखा शुरू होती है। यही इस नाटक को लिखने का प्रयोजन है कि किस प्रकार से चाबी इतनी भी ना भरी जाए कि घड़ी के सुइये ही टूट जाए।
अर्थात खुद भी टूट जाए आदमी पूरी तरीके से, इतना भी अहम नहीं रखना चाहिए। और वह हठी अभिमानी नारी अपने स्वयं के नाश से भी उसी कार्य को फलित करना चाहती है जिसे वे जिंदा रहकर न कर सकी। और वह हठी अभिमानी नारी अपने स्वयं के नाश से भी उसी कार्य को फलित करना चाहती है जिसे वह जिंदा रहकर न कर सकी। वकील साहब द्वारा शराब पीने की आदत को न छोड़ पाना उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। जब वह उसमें अपने हार के लक्षण देखने लगती है तो भीतर से चटका हुआ उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाने को व्याकुल हो जाता है। लेकिन उसके नाश में भी वह शालीनता और संयम है जो नष्ट होते हुए भी अपने टूटने को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन उसके नाश होने में भी, नाश में भी वह शालीनता है और संयम है जो नष्ट होते हुए भी अपने टूटने को स्वीकार नहीं करना चाहती। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर घमंड रखना ही है और अपने विचारों पर अगर इतना ही विश्वास है तो व्यक्तित्व अपना इतना मजबूत रखना चाहिए कि कम से कम वो अंजो दीदी के स्तर पर आ जाए। भले ही अंजो दीदी उस पूरे नाटक में खलनायक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो अपनी छाप छोड़ के चली जाती है। ऐसा लगता है कि हाँ, जीवन तो इस तरीके का शालीनता और संयम है जो नष्ट होते हुए भी अपने टूटने को स्वीकार नहीं करना चाहता। जीवन की इस विफलता को लिए हुए एक दिन अंजो अपनी रहस्य में मृत्यु का आवाज केवल अन्नों को देखकर टूट जाती है और अपने हटीले अहम का स्वयं शिकार होकर दया की पात्र हो जाती है। पर वह मरकर भी जीवित रहती है, उसका आतंक पूरे परिवार पर हावी रहता है। अपनी रहस्य में मृत्यु का आवास केवल अन्नों को देखकर टूट जाती है और अपने हटीले अहम का स्वयं शिकार होकर दया की पात्र हो जाती है। पर वह मरकर भी जीवित रहती है, उसका आतंक पूरे परिवार पर हावी रहता है, उसका जुल्म सर नहीं झुकाता। अपनी जिस अर्ध विक्षिप्त अवस्था में वह अपने अहम को सहेजती मानवों को मशीन बना देना चाहती है, उसका चक्र चलता रहता है और वह उन्हें ठीक अपनी तरह से चलाती है। वह कहती है जीवन एक महान घड़ी है। वह कहती है जीवन एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं और नियमबद्ध एक दूसरी के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले और हम सब उसकी सुइयां बन जाए। अंजो को इसका गर्व है कि वकील साहब को उसने अपनी तरह ढाल लिया है। नीरज के संबंध में जब अन्नो बात करती है तो अंजो जैसे स्वयं अपने को शाबाशी देते हुए कहती है, सभ्यता और शिष्टाचार की कमी तुम उसमें न पाओगी। नीरज को भी उसने पुर्जा बना डाला है, क्योंकि अंजो के कथनानुसार वह सुबह समय से उठता है, डैडी के साथ शहर को जाता है, कपड़े बदलकर समय पर नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है, आराम और खेल के समय का पूरा पूरा ध्यान रखता है, समय पर पढ़ता है, समय पर आराम करता है। और अंजो के जुल्म की उग्रता तो इस बात के पीछे है कि वह नीरज को कमिश्नर बनाना चाहती है और नीरज स्वयं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता है। नीरज को कमिश्नर बनाना चाहती है, नीरज स्वयं क्या करना चाहता है, क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता है। यह जुल्म वस्तु जगत से लेकर मानसिक धरातल तक छाया हुआ है। इतने भीषण दबाव के नीचे जिन विकृतियों का उग आना साधारण जीवन में असंभव था, वे ही विकार पनपने लगते हैं। इतने भीषण दबाव के नीचे जिन विकृतियों का उग आना साधारण जीवन में असंभव था, वे ही विकार पनपने लगते हैं। उनका साकार रूप अंजो की मृत्यु के बाद नीरज और नजीर की बातों तथा नीरज के हाव भाव और दिलचस्पियों में मिलता है। मृत्यु के बाद नीरज और नजीर की बातों तथा नीरज के हाव भाव और दिलचस्पियों में मिलता है। पर यह जुल्म समाप्त नहीं होता और ओमी के रूप में जैसे उसकी रूह मृत्यु के 5 वर्ष बाद भी उसी शक्ति और आतंक को लिए हुए अपने कार्य में रत रहती है और वकील साहब के जीवन को अपनी परिधि में कसकर सार्थकता प्राप्त कर लेती है। वकील साहब के जीवन को अपनी परिधि में कसकर सार्थकता प्राप्त कर लेती है। ओमी कौन होगी यहाँ पर? पात्र परिचय में हमने देख लिया था, ओमी इसकी बहू हो जाती है और नीरज की पत्नी। और वकील साहब उस दरिया से हैं जो अपनी अलड़ता, मनमोजीपन, मस्ती और स्वच्छंदता खोकर नपी तुली बंदी नहर में तब्दील कर दिया गया हो। वे अंजलि के इशारों पर नाच रहे हैं, अपने व्यक्तित्व की किसी बहुत बड़ी कमजोरी के कारण नहीं, वरन अंजों के आदर्शों के प्रति सहज आकर्षण के कारण। ये भी बात है।
वे अंजलि के इशारों पर नाच रहे हैं, अपने व्यक्तित्व की किसी बहुत बड़ी कमजोरी के कारण नहीं, वरन अंजों के आदर्शों के प्रति सहज आकर्षण के कारण। वकील साहब का जीवन इस सारी वास्तविकताओं को स्वीकार करता, उनसे जूझता, चढ़ता उतरता, टूटता बनता, अंत तक पहुंचते पहुंचते अथाह करुणा से भर उठता है, जो टूटते टूटते यदि एक और बन पाया तो दूसरी ओर बनते बनते टूट भी गया है। किसकी बात कर रहे हैं? वकील साहब की। वकील साहब का जीवन ही सारी वास्तविकताओं को स्वीकार करता, उनसे जूझता, चढ़ता उतरता, टूटता बनता, अंत तक पहुंचते पहुंचते अथाह करुणा से भर उठता है, जो टूटते टूटते यदि एक और बन पाया तो दूसरी ओर बनते बनते टूट भी गया है। यथार्थ और आदर्श का ऐसा संश्लिष्ट गुम्फन ही वकील साहब के सारे इतिहास को जीवन की संज्ञा प्रदान करता है, जो करुणा के गीले गीले आंसुओं से नम, विषाद की हल्की सी छाया में लिपटा हुआ सहसा अपने एकांत कमरे से निकल सामने आकर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे अस्फुट से शब्दों में कहता है, मैं पहाड़ी दरिया था, तुम मेरे यौवन की हसरतों की कल्पना नहीं कर सकते। मैं ही वह नहर हूँ जो इतना नियंत्रण बर्दाश्त कर सकी और मुझे लक्ष्य तक ले जाने की कोशिश करने वाली शक्ति सहसा टूटकर बिखर गई, पर आज भी मैं उसके इंतजार में इस आदर्श के मरु में अपना सिर पटक रहा हूँ। इससे उसे शांति मिलती होगी, अंजों की आत्मा सुखी होती होगी और अंत में उनके तड़प पर कहे हुए शब्द, जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 वर्ष रेगिस्तान बना डाले अंजो, मैं तुम्हें क्या कहूँ। इस कमरे पर बरसों से तुम्हारा जादूतारी है, लेकिन श्रीपत ठीक कहता है, ये जादू टूटना चाहिए। इस घर को घड़ी की तरह नहीं, इंसानों की तरह जीना चाहिए। धीरे धीरे प्याले को उठाकर होठों तक ले जाते हैं, पर हाथ रोक लेते हैं। ठीक नहीं भाई, मैं नहीं पी सकता। अंजो के जुल्म और उसकी सनक की बात मैं मानता हूं, पर जब उसने इस सनक के लिए जान दे दी है तो मुझे उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। जाने जिंदगी कितने दिन और है, क्यों इन चंद दिनों के लिए उसकी रूह को तकलीफ दूं। गिलास रखकर अपने कमरे की ओर चलते हैं और फिर मुड़ते हैं। लेकिन तुम पियो, मौज करो, इस कमरे का जादू तोड़ो, हंसो, शोर मचाओ, जियो। फिर मुड़कर जाते हुए, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। यह होता है कि सिद्धांत किसी भी व्यक्ति के चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन अगर उस सिद्धांतों में एक कट्टरता है और इतना दृढ़ विश्वास है अपने सिद्धांतों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो अपने सिद्धांत स्थापित करने में सक्षम हो जाता है, समर्थ हो जाता है। और समय के साथ में उन सिद्धांतों को भी भले कुछ लोगों की नज़रों में एक इज्जत मिलने लगती है। और यही है कि अंजू दीदी के जो सिद्धांत थे, जीवन को व्यवस्थित तरीके से मशीन के तरह चलाने का, अनुशासन में चलाने का, सभ्य तरीके से, सब चीज़ें जो थी उनके सिद्धांत में, उसके वो सब कुछ वो पीछे कहीं ना कहीं छोड़ के चली जाती है, चाहे मरने के बाद में ही, लेकिन दिल से उनको एक सम्मान मिलने लगता है वकील साहब के माध्यम से। और ओमी तो उनको ग्रहण करती ही है। और श्रीपत वह प्रवृत्ति मूलक पात्र है जो अंजों की असंगतियों और सनक के भ्रम को तोड़ने के लिए एक दर्शन लेकर नाटक में अवतरित होता है। प्रवृत्ति मूलक, उसका दर्शन अपनी प्रकृति में मध्य मार्गी है। जीवन के रहन सहन, हाव भाव, नैतिकता, सम्मान भावना और सबसे ऊपर समय की सख्त पाबंदी यदि सनक की सीमा छूने लगे तो वह उसका विरोधी है। वह जब आता है तो साथ में मस्ती लाता है, जीवन को सरल बनाने का संदेश लाता है और अपने फक्कड़पने से अंजों के घर की सब विसंगतियों, व्यवस्था के आग्रह और समय के शासन को अस्वीकार कर अपनी तरह से चलने पर मजबूर कर देता है। श्रीपत भी उतना ही शक्तिशाली और क्रियात्मक है जितना कि अंजलि, पर जहां अंजलि असाधारण होते हुए भी अजीब और काल्पनिक नहीं लगती, वहीं श्रीपत अंजलि के संदर्भ में झूठा झूठा सा लगने लगता है। समझ रहे हैं बात को आप? श्रीपद भी उतना ही शक्तिशाली और क्रियात्मक है जितना कि अंजलि, पर जहां अंजलि असाधारण होते हुए भी अजीब और काल्पनिक नहीं लगती, वहीं श्रीपद अंजलि के संदर्भ में झूठा झूठा सा लगने लगता है। अपनी इकाई में श्रीपद पूर्ण और वास्तविक है। ऐसे सैलानी जीव, रमते जोगी एक नहीं हजारों पड़े हैं जो जीवन के छोटे छोटे आदर्श बनाए उन्हें व्यवहारिकता में अपनाते हुए दुर्लभ आदर्शों की रूढ़ता प्रदर्शित करते रहते हैं। श्रीपत निश्चय ही आदर्शवादी है, पर धार्मिक आदर्शवादी नहीं, जैसे कि अंजलि है। श्रीपत एक जंजा की तरह परिवार में आता है, सब और अस्त व्यस्तता उत्पन्न कर देता है और अंजों के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा हो जाता है। फिर 20 वर्ष बाद अंजों के जादू को वह उस परिवार से काट फेंकता है। केवल 2 उपस्थितियों में जो कार्य श्रीपत कर जाता है, वह उस जैसे व्यक्तियों के वश की बात है। वह उस जैसे व्यक्ति के ही वश की बात है। वह जीने की सलाह देता है, जीवन का संतुलन देता है और अपनी मस्ती से एक खुमार सा छोड़ता हुआ अदृश्य हो जाता है। श्रीपति वह पात्र है जो अंजों के जुल्म को समझ पाता है, उसके दुष्परिणामों का लेखा जोखा लगा पाता है, क्योंकि वह इतना विनत नहीं जो जीवन में सब कुछ स्वीकार करता चले। उसके दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता है और विश्लेषण उसकी क्रिया, पर उसकी तर्क प्रणाली कहीं भी नहीं उभरती, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ही मौजी, मुंहपट और एकदम खुला हुआ है। ग्रंथियां तो उसमें है ही नहीं।
इसके विपरीत वकील साहब बड़े ही नर्म और सब कुछ स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति है। अंजों के आतंक को भी वे अंजों के आतंक को वे कभी तर्क पर नहीं कसते, उसकी अति का विश्लेषण नहीं करते और जो सामने आता है उसे स्वीकार करते जाते हैं। परिवार में श्रीपत के प्रवेश करने से पहले वे एकदम निरीह से रहते हैं, जो है सो ठीक है वाली उनकी प्रवृत्ति है। पर जीवन में ऐसे पात्र बहुत होते हैं जो दूसरों के सुझाने से चेतते हैं। जब कोई अन्य उनके जीवन की आलोचना करके उनकी निरीहता को उगाड़ देता है तो सहसा असंतोष की भावना उनके मानस में प्रवेश कर जाती है। यही मनोवैज्ञानिक सत्य वकील साहब के जीवन में चरितार्थ हो उठता है। उनकी सुप्त चेतना में इसका बीज श्रीपत की बात से पड़ जाता है जब वह कहता है, वाह जीजाजी, आपको अपनी कसम, भगवान को साक्षी जानकर कहिए, शादी की कल्पना में ज्यादा आनंद है या शादी में? याद है ना, मैं अंजो दीदी की सगाई के सिलसिले में आपसे मिलने आया था, कितना हंसते थे आप, कितने ठहाके लगाते थे, कितनी बेपरवाही थी आपके स्वभाव में, जो जी चाहे खाते थे। और अब इतनी देर से बैठे हैं और एक ठहाका भी तो आपने नहीं लगाया। आपकी कसम, आप तो हाई कोर्ट के जज दिखाई देते हैं। हंसता है और चाय की चुस्की लेता है। हालांकि अभी आप एडवोकेट भी नहीं बचे। जब एक वकील जज नजर आने लगे तो समझिए कि वह बूढ़ा हो गया है। वकील तो जवानी का प्रतीक है और जज बुढ़ापे का। कसम आपकी जीजाजी, शादी ने आपको बूढ़ा बना दिया है। स्वयं ही जोर से ठहाका लगाता है। और क्यों जीजाजी, अपना वचन तो आप नहीं भूले। पिछली बार जब हम मिले थे तो आपने कहा था एक बार फिर दिलकुशा होटल में, कोई चलने की बात कही होगी दिलकुशा होटल में। श्रीपत के इस कथन से वकील साहब को सहसा अंजों के जुल्म और अपनी निरीहता का एहसास होता है और प्रकट विद्रोह कर सकने की अक्षमता के कारण वे उन राहों पर मुड़ जाते हैं जिन पर सुख मिल सके। यहीं से अंजों के आतंक को तोड़ने के लिए मानसिक स्तर पर क्रिया आरंभ हो जाती है और अंत तक पहुंचते पहुंचते यही मानसिक संघर्ष प्रतिफलित होकर अथाह व्यथा का भार दे जाता है। इस तरह श्रीपत इस मानसिक अंतर्द्वंद से भरे नाटक की चालक शक्ति बन जाता है और पाठक की सहानुभूति प्राप्त कर लेता है। कौन? श्रीपत इस नाटक की मानसिक अंतर्द्वंद से भरे नाटक की चालक शक्ति बन जाता है और पाठक की सहानुभूति प्राप्त कर लेता है। उसका सैलानीपन जीवन का प्रतीक बन जाता है। श्रीपत जीवन के सैलाब में बहता है पर अपने को संयत रखने की अद्भुत शक्ति रखता है। उसके हृदय की व्यापकता में सभी के लिए स्थान है। वह 20 बरस बाद अन्नों से कह सकता है कि यदि मुझे पता होता तुम मुझे छूने की कोशिश में हो तो मैं रुक जाता और तुम्हें पकड़ाई दे जाता। उसके एक क्षण बाद ही नौकरानी मुन्नी से कह सकता है, अभी भरी नहीं तबीयत यहाँ से, चलो दिखा लाए बाहर की दुनिया कुछ। और वे अंजो की मार से संतप्त मौन पात्रों को देखकर उसके जुल्म के प्रति कराता है। अंजो की तस्वीर देखकर वे सहसा बुदबुदा उठता है। मान गए वही अंजो दीदी तुम्हारे जादू को। पर अंजो के उस दबाव और अत्याचार का वह विरोधी है। अपनी सगी बहन की आत्महत्या की बात सुनकर भी वह दया से द्रवित नहीं होता और उसे सख्त मॉर्बिड ही कहकर पुकारता है, क्योंकि वह जानता है कि अंजो का अंत यही हो सकता था। एक गलत काम को देखकर जैसे अनायास ही उसका मन विरोध से उठ खड़ा होता है, ठीक वैसे ही 20 वर्ष बाद श्रीपत अंजो के अत्याचार की पुनरावृत्ति ओमी द्वारा होते देखकर अपने आप उसी विरोध भावना से भर उठता है। अत्याचार स्वयं अपना विरोधी है, वह अपना अवरोध स्वयं उत्पन्न करता है। इसी का सहज स्वाभाविक रूप श्रीपत के इस कथन में मिल जाता है जो वह अन्नों से कहता है, कसम ले लो जो इन 20 वर्षों से कभी मेज पर सोया हूँ, लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि अंजो दीदी अपनी प्रतिनिधि छोड़ गई है, जो कुछ बातों में अंजो के भी कान काटती है। तब न जाने क्या हुआ कि फिर वैसा का वैसा हो गया। अर्थात कुछ व्यक्तियों के चरित्र में यह होता है कि विरोध करना ही है बातों का। अगर गलत चीज दिख रही है तो विरोध करना है, भले ही वो अगर सामान्य स्थिति में मेज पर ना सोएगा, लेकिन क्योंकि कोई महिला या कोई भी एक व्यक्तित्व ऐसा है जिसको उसके मेज पर सोने से एक चिढ़ मची हुई है, ठीक है, तो वो ऐसा करने के लिए विवश हो ही जाता है वहां पर मेज पर सोने के लिए। यही बात दिखाई जा रही है यहाँ पर। वह जिस अत्याचार को अंजो के समय में नीरज पर होता देख गया था उसी को फिर से ओमी द्वारा नीलम पर होते हुए देखता है। अंजो नीरज को कमिश्नर बनाना चाहती है और नीरज क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता है। अब दूसरी पीढ़ी में नीरज का पुत्र नीलम कवि बनना चाहता है, लेकिन नीरज उसे कप्तान बनाना चाहता है और उसकी पत्नी ओमी आईएएस। ठीक है, अब नीरज क्या कर दिया, उसे कप्तान बनाना चाहता है। नीलम कवि बनना चाहता है खुद और उसकी पत्नी उसको आईएएस बनाना चाहती ओमी। जीवन निर्माण के इन मानदंडों के पीछे एक बहुत बड़ी सामाजिक सत्य है जो वर्ग, देश और काल की सीमाएं भुलाकर सबको एक सा प्रभावित करता है। यह वह अतृप्त सपना है जो जिसके जीवन में फलीभूत नहीं हो पाता वही उसे सत्य बनते देखना चाहता है। यह वह अतृप्त सपना है जो जिसके जीवन में फलीभूत नहीं हो पाता वही उसे सत्य बनने देखना चाहता है। नीरज बनना चाहता था क्रिकेट का कप्तान, लेकिन बन नहीं पाया क्योंकि अंजू नहीं चाहती थी। अब वो उसको कप्तान बनाना चाहता है, जबकि
जो ओमी है वो आईएएस बनाना चाहती है और नीलम खुद कवि बनना चाहता है। या जीवन के किसी गहरे असंतोष को अपनी संतति के माध्यम से तृप्त कर लेना चाहता है। यदि किसी की स्त्री या माँ किसी भयंकर रोग से डॉक्टर के अभाव में मर जाती है तो उसके सुप्त मानस में यह भावना कहीं से आकर बैठ जाती है कि वह अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा। इसी तरह असंतोष के विभिन्न रूपों का सफल प्रतिफलन असंतुष्ट मनुष्य की चाह बन जाता है। इसी चाहत की सहज प्रतिक्रिया के शिकार नीरज और नीलम है। स्वयं नीरज उस वंचना से ग्रसित रहा है पर उससे निष्कर्ष नहीं निकालता और क्रिकेट कप्तान बनने की अपनी अतृप्त आकांक्षा की पूर्ति के लिए नीलम को तैयार करना चाहता है। श्रीपत इस प्रवृत्ति को देखता है और समझकर उसका विरोधी बन बैठता है। इस सारे अत्याचार की जड़ में वे कमजोर नसों वाली मॉर्बिड अंजो को देखता है, उसके जादू को देखता है और यह भी समझता है कि अंजो यदि वकील साहब की शराब पीने की लत के कारण न मरती तो किसी और सनक से मर जाती। उसका अंत यही था। उसकी कमजोर नसें किसी भी छोटी से छोटी बात को लेकर फट सकती थी। इसलिए वह उस तिलिस्म को जानबूझकर तोड़ता है और अंजो की आत्महत्या का राज अनभिज्ञ वकील साहब के सामने खोलकर जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। वह अति का विरोध करता है और सामान्यता का मार्ग सामने रखता है। चारित्रिक आतंक से स्वतंत्र उस जीवन का रूप वह सामने रखता है जो दबाव, जुल्म और मानसिक दासता से मुक्त अपनी प्रतिभा से प्रस्फुटित होना चाहिए। किससे? अपनी प्रतिभा से प्रस्फुटित होना चाहिए। संभव तो यही लेखक का मूल मंतव्य है। मुझे ऐसा लगता है नाटक से अच्छी चीज़ तो यहाँ की भूमिका है, जो मूल्यांकन है वो हो गया है। बहुत ज़बरदस्त लिखा कमलेश ने पूरे नाटक में, जो जो बातें लिखी है, जिस प्रकार से वाक्य बुने गए हैं, आप देखेंगे आपको बहुत ही उच्च गुणवत्ता के वाक्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। पूरे सेंटेंस, संवाद जो भी लिखे हैं यहाँ पर, यही लेखक का मूल मंतव्य है। क्या मूल मंतव्य? क्या? चारित्रिक आतंक से स्वतंत्र उस जीवन का रूप वह सामने रखता है जो दबाव, जुल्म और मानसिक दासता से मुक्त है। अपनी प्रतिभा से प्रस्फुटित होना चाहिए। संभवतः यही लेखक का मूल मंतव्य है। नीरज और ओमी श्रीपत और अंजो की परछाइयां हैं। नीरज और ओमी श्रीपत और अंजो की परछाइयां हैं। ओमी तो अंजो की रूह है और नीरज श्रीपत का अपूर्ण सपना। नीरज श्रीपत का अपूर्ण सपना और नीरज का पुत्र नीलू उस सपने की संभावित परिणति का संकेत। पर अन्नो तो वे सूत्र है जिसके अभाव में इस नाटक की कथा वस्तु को संजोया ही नहीं जा सकता। फिर पात्र के बारे में बात करें, अन्नो तो वह सूत्र है जिसके अभाव में, अन्नो कौन है? अनिमा, जो इसकी महिला या फिर सहेली है इसकी अंजलि की, मैं इस नाटक की कथा वस्तु को संजोया ही नहीं जा सकता। अन्नो के हाथों में वे सूत्र है जिसे लिए वे अपने में सिमटी सिमटी एक परिवार के सारे दृश्यों को देखती है और बुनती जाती है। एक घटना का सूत्र दूसरे से जोड़ती जाती है। 20 वर्ष के व्यवधान को उसकी उपस्थिति जोड़े रखती है। शायद जीवन की सबसे बड़ी विडंबना तो अन्नो ही लेकर चली है। श्रीपति सब कुछ समझते हुए भी सहज उपेक्षा से उसे टाल जाता है। वह तो अपने जीवन की रंगीनी लेकर मुखरित ही नहीं हो पाती कि नाटककार की कलम उसका जीवन दान में मांग लेती है और यूं अपनी कार्य सिद्धि कर लेती है। इतने पात्रों के जीवन को लेकर जिस संवेदना को उभारा गया है वह अपने मूल रूप में एक विचार है जो जीवनगत सुख दुख, हर्ष विषाद, व्यथा, करुणा, आदर्श और यथार्थ को अपने में समेट कर समोकर एक निष्कर्ष पर ले जाता है। पर लेखक के आधारभूत विचार की मार उपदेश रूप में न होकर व्यक्तियों के टूटे हुए जीवन की संवेदनाओं से उबर कर हम पर पड़ती है। नाटक के पात्र अपनी तरह से जीते चले जाते हैं, वस्तु निर्माण होता जाता है और आधारभूत विचार भीतर भीतर चलकर स्वीकृति प्राप्त कर जाता है। उसके स्वीकार्य बनाने के लिए कहीं भी कला का गला नहीं घोंटा गया है। पूरे कथानक का केंद्रीकरण व्यापक समाज की अंतश्चेतना में बैठी उस असंतुष्ट आकांक्षा की अत्याचारिता पर है जो एक सनक की तरह प्रकट होकर अनजाने ही जुल्म करने लगती है। उस सनक का शिकार समाज का हर प्राणी है, किंतु जब यह सनक क्रियाशील होकर जीवन पर हावी होने लगती है तो जीवन झूठा और कृत्रिम हो जाता है। इस दबाव और मानसिक अत्याचार की वृत्ति को उगाड़ कर रख देने का कार्य श्रीपद द्वारा संपन्न हो जाता है। छोटे छोटे घटना सूत्रों से यह बात बड़े ही सांकेतिक रूप में उद्घाटित होती जाती है और जहां इन सभी घटनाओं का एकीकरण होता है वहां करुणा, अवसाद और दया के उद्वेगों से मिलकर शक्ति और विश्वास का उदय होता है। एक और ऐसे अप्राकृतिक अचेतन मानस के प्रतिबंधों से लड़ने की शक्ति मिलती है तो दूसरी ओर सामान्य, सुगर और सुंदर जीवन को गढ़ने का विश्वास जागता है। ये जो पूरा मूल्यांकन है वो तेज़ी से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि सब कुछ बहुत ही इजीली समझने वाली है। जो नाटक पढ़ेंगे आप तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप आराम से इन चीज़ों को पहचान लेंगे। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सम्मिलित रूप से इस नाटक में क्या क्या बात कही गई है और कौन से चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। सारी बातें यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी। दूसरों पर व्यक्तिगत विचारों का आरोपण अपने में एक नैतिक पाप भी है। दूसरों पर
व्यक्तिगत विचारों का आरोपण अपने आप में एक नैतिक पाप भी है। इस प्रकार की बातें तो कोई उच्च कोटि का जो लेखक होता है ना, वही लिख सकता है। ठीक है, और ये जो पूरा नाटक की जो मूल्यांकन है, ये आपको जो भी नेट की तैयारी करने वाले तो है ही, साथ में अगर हिंदी के कुछ निबंध वगैरह लिखना चाहता है किसी पत्रिका के लिए, या अपने पाठ्यक्रम में जैसे बीए एमए की परीक्षाएं होती है वहाँ पर, उन सब के लिए ये जो मूल्यांकन है वो बड़ा उपयोगी है। ऐसे जब मूल्यांकन पढ़ते हैं आप, तभी तो आप अच्छे से लिखने के लिए तत्पर हो जाते हैं या फिर सक्षम हो जाते हैं। अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तभी तो अच्छा लिख पाएंगे। तो इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और कमलेश्वर वगैरह जो बड़े लेखक है, चाहे उपेंद्र नाथ अश्क हो, इनकी तो कोई भी बात लिखी हुई है वो तो आप मान के चलो मंत्र है एक तरीके का। अच्छा, नैतिक पाप भी है। खलील जिब्रान की एक पंक्ति है, किसकी? खलील जिब्रान की, कि बच्चों को सब कुछ दो पर अपने विचार मत दो। परंपरा रूप में अंजू नीरज को अपना सा बनाना चाहती है और नीरज अपने पुत्र नीलम को अपनी इच्छानुसार ढालना चाहता है। नैतिक पाप की यह परंपरा दोनों पीढ़ियों में चलती रहती है। क्या बड़ी बात लिखी है, बच्चों को सब कुछ दो पर अपने विचार मत दो। किसने कही है? खलील जिब्रान ने। अभिजात वर्ग की जिस झांकी को अश्क जी ने इसमें प्रस्तुत किया है, वह यद्यपि उस जीवन का एक अंश है, पर जितनी संपूर्णता से उसे अभिव्यक्ति मिली है वह अन्यत्र दुर्लभ है। सामाजिक जीवन, चाहे वह किसी वर्ग का हो, अपनी विषमताओं और खूबियों से मिलजुल कर ही बना है। समाज के जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व इस नाटक में हुआ है, उसकी समस्याओं के अंतर्भूत यथार्थ का उद्घाटन तो इसमें है ही, साथ ही उसका विश्लेषण भी है। और चीर फाड़ करके नाटककार केवल उस घाव को खोलकर ही नहीं रख देता, वरन उसके उपचार का उपाय भी पेश करता है। यदि एक और अश्क जी ने उस वर्ग के भ्रम, सनक और व्यर्थ मूल्यों को अपनी पूरी शक्ति से ध्वस्त किया है, तो दूसरी ओर उनके संतुलन के मार्ग का निर्देश भी किया है। अश्क जी विध्वंसक और निर्माता दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। अश्क जी विध्वंसक और निर्माता दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। और ये पंक्ति पूरी संभावना है कि पूछ ली जाए यहाँ पर कि ये इस पंक्ति को कहने वाले कौन विद्वान है। ये सारी जो बात है, अभिजात वर्ग की जिस झांकी को अश्क जी ने इसमें प्रस्तुत किया है, वह यद्यपि उस जीवन का एक अंश है जिस पर जितनी संपूर्णता से उसे अभिव्यक्ति मिलती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। सामाजिक जीवन, चाहे वह किसी वर्ग का हो, अपनी विषमताओं और खूबियों से मिलजुल कर ही बना है। समाज के जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व इस नाटक में हुआ, उसकी समस्याओं के अंतर्भूत यथार्थ का उद्घाटन तो इसमें है ही, साथ ही उसका विश्लेषण भी। और चीर फाड़ करके नाटककार केवल उस घाव को खोल कर ही नहीं रख देता, वरन उसके उपचार का उपाय भी पेश करता है। यदि एक और अश्क जी ने उस वर्ग के भ्रम, सनक और व्यर्थ के मूल्यों को अपनी पूरी शक्ति से ध्वस्त किया है, तो दूसरी ओर उसके संतुलन के मार्ग का निर्देश भी अश्क जी करते हैं। अश्क जी विध्वंसक और निर्माता दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूरी संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आ जाए। संभवतः हिंदी नाटकों में अभी तक इतनी निर्मल कहानी भी नहीं आई। अभिजात वर्ग की एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। उन समस्या, परिवारों में पलते आपसी विद्वेष, सेक्स की विकृतियां आदि अनेक अनेक समस्याएं हैं जिन्हें उठाया जा सकता था। पर शायद अश्क जी की दृष्टि सुख और दुख के उन स्रोतों को अधिक सतर्कता से पकड़ लेती है जिन्हें हम साधारण कहकर छोड़ देते हैं। इस नाटक में कहीं कलुष, वासना या विकृत प्रेम आ ही नहीं पाता। एक अति साधारण बात को उठाकर उस वर्ग के जिस यथार्थ का उद्घाटन इसमें हो गया है, वह भी उसकी मुख्य समस्या है, यह सहसा दिखाई पड़ने लगता है। प्रेम, अर्थ आदि से परे चारित्रिक मनोवृत्तियां, ग्रंथियां और विलक्षणताएं भी हैं, जो आकस्मिक परिस्थितियों के अभाव में भी जीवन को प्रभावित करके तोड़ती और बनाती रहती है। अंजू दीदी मनोविकार के घात प्रतिघात और उनकी प्रतिक्रिया की कहानी है। कोई देवी घटना वहाँ नहीं है। आकस्मिक रूप से बदलने वाली परिस्थितियाँ वहाँ नहीं है जो जीवन को अंधेरे या उजेले मोड़ पर डाल देती है। उसकी कथा की प्रेरक शक्ति है मनोविज्ञान, जो उस विशिष्ट परिवार की वास्तविक स्थिति से प्रभावित होकर निरंतर विकसित होता जाता है और नाटकीय सूत्र को बढ़ाता जाता है। केवल व्यक्तियों और मान्यताओं के संघर्ष से वर्गीय यथार्थ की आत्मा जैसे मुखर हो उठी है और उनके रहन सहन, अतिशय पाबंदी, नियंत्रण और मशीनी सोच की सारी विषमता साकार हो उठती है। तोलस्ताय के उपन्यास अन्ना केरेनिना की प्रथम पंक्ति सहसा याद हो जाती है। तोलस्ताय के उपन्यास अन्ना केरेनिना की प्रथम पंक्ति सहसा यहाँ याद हो उठती। ये भी बड़ा शानदार उपन्यास है, अन्ना केरेनिना। हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी, हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। समझ गए बात को? जो खुश फैमिलियां हैं, जो सुखी परिवार है, उन सब का एक जैसा रवैया होता है, उन सब में एक जैसी बातें होती है। लेकिन जो परिवार दुखी होते हैं, जिनमें कष्ट है, पीड़ा है, प्रत्येक परिवार का अपना एक अलग कष्ट, अपना एक अलग पीड़ा है। ठीक है, वहां पर सिमिलरिटीज नहीं है।
वहां पर दुख के अलग अलग कारण है हर एक परिवार के। और बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर ये सब तरह से संपन्न अंजों का परिवार इस तरह भी दुखी हो सकता है, ये सत्य अनायास ही उभर कर सामने आता है। सब तरह से संपन्न, सब कुछ बड़ी कोटी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, परिवार में कोई चरित्रहीन भी नहीं है, ठीक है, सेक्सुअल जो कुंठाएं हैं वो भी नहीं है, ईर्ष्या भी नहीं है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी दुखी है। और उसका कारण क्या है? इस प्रकार का कारण है। ऐसा भी चरित्र हो सकता है किसी व्यक्ति का कि पूरे परिवार को मतलब अपने आगोश में ले लेता हो, पूरी तरीके से अपना आतंक व्याप्त करता हो वहां पर। इसी यथार्थ को अंजों की सनक और परिवार के ट्रेजेडी में गूंथ कर अश्क जी ने निश्चय ही एक कलात्मक सिद्धि प्राप्त की है। कलात्मक इसलिए कि कला स्वयं एक विशिष्ट सामाजिक चेतना है, और अंजो दीदी के सामाजिक कथानक में से अश्क जी ने जिस चेतना की अनुभूति को पकड़ा है और उसे जिस तरह अभिव्यक्ति दी है, वह अपने में इतनी पूर्ण है कि वस्तु पर चढ़े हुए शैली के आवरण का आभास ही नहीं होता, और वस्तु स्वयं में इतनी सजी संवरी लगती है कि यह कहना कठिन हो जाता है कि उस पर शिल्प का आवरण है ही नहीं। वस्तु और शैली का यह एकीकरण और एकात्मकता ही कलात्मक सिद्धि है। 20 वर्ष के लंबे समय को इस निपुणता से बांध लेना हिंदी नाटकों के लिए सर्वथा नवीन अनुभव है। इतने बड़े कालक्रम को बिना स्थान बदले मुकर कर देना अश्क जी की अद्वितीय उपलब्धि है, जिसका श्रेय केवल उन्हीं को है। नाटक रचना के इस नवीन प्रयोग के लिए हिंदी का पाठक और दर्शक उनका ऋणी रहेगा। केवल 2 अंकों में एक ही स्थान पर, यहाँ तक कि एक ही कमरे में जीवन नाटक को इस तरह संजो देना चमत्कार ही कहा जा सकता है। अश्क जी के अन्य नाटकों को देखते हुए, उनके शिल्प की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए, अंजो दीदी नाटकीय विधान और वस्तु निर्माण की एक सीमा रेखा अंकित करता है। 2 अंकों में 2 बड़े और 2 छोटे दृश्यों का अद्भुत शिल्प विस्मय में डाल देता है। इतने कम परिवर्तन से जीवन के ऐसे व्यापक क्षेत्र को चित्रित कर लेना एक दुर्लभ समस्या है, जिसे अश्क जी के व्यापक रंगमंची अनुभवों की देन ही स्वीकार करने में संतोष मिलता है। और वास्तव में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है किसी नाटककार के सामने कि कम से कम दृश्यों में जीवन का एक शाश्वत सत्य या एक किसी अनुभव को किस प्रकार से पिरोकर दर्शकों के सामने रखें हम, ताकि उसका मंचन भी हो सके, अभिनय करने में भी आसानी हो, निर्देशन में भी आसानी हो। और ये चुनौती जिस नाटककार ने अपने स्तर पर ली है, और नाटक उन चुनौतियों को, अभिनय की या रंगमंच की चुनौतियों को अपने सामने रखते हुए जब भी नाटक का सृजन किया है, वो नाटक महान बन पड़े हैं, चाहे वो आधे अधूरे हो, चाहे आषाढ़ का एक दिन हो, चाहे अंजू दीदी हो। चिंतन तथा व्यापक सामाजिक अनुभवों की सम्मिलित शक्ति ने अश्क जी की दृष्टि को समस्याओं के मर्म तक पहुंच जाने की सामर्थ्य दी है। और वह दृष्टि समस्या को केवल उधेड़ कर रख देने का ही काम नहीं करती, बिखरते और टूटते मानव मूल्यों के संतुलन का संकेत भी देती है। इसीलिए वे निषेधात्मक होते हुए भी रचनात्मक अधिक है। हिंदी के रंगमंच का जो नया दौर उभरता दिख पड़ रहा है, उसके लिए आज हिंदी के पास यदि अधिक नहीं तो भी ऐसी कुछ समर्थ कृतियां हैं जो विकसित भाषाओं के रंगमंच के सामने विनत गर्व से प्रस्तुत की जा सकती है। विकसित भाषाओं के रंगमंच के सामने विनत गर्व से प्रस्तुत की जा सकती है। अश्क जी के सर्जन स्रोत इस दिशा में प्रवाहमान है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि विदेश में जो भी नाटक लिखे गए हैं ना, उनके बराबर ये नाटक पहुंच जाता है, रंगमंच की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, इन सब की चीज़ों की दृष्टि से। ये जो सारे पात्र वगैरह हैं, इन सबको तो हमने देख लिया था। इस नाटक का निर्देशन प्रसिद्ध नाटककार श्री सत्येंद्र शरत ने किया था। ये प्रश्न आप याद रखना कि ये 1954 वाले जो पहला अंक है, पहला अंक उसके प्रकाशन की बात की जा रही है। ठीक है, और दूसरा अंक जो था वो राज जोशी के निर्देशन में हुआ था 1956 में, रंगभूमि द्वारा, लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के द्वारा। और ये वहां पर सब, अच्छा मैंने जो पात्र परिचय बताया था उसमें एक पात्र परिचय में छूट गई थी चीज, वो है नजीर। नरेंद्र धीर जो नजीर है ना, ये इसका नीरज का मित्र है। नजीर कौन है? लिखा है कि नहीं लिखा? शायद लिखा नहीं है मैंने वहां पर, ये चेक पर देख लेते हैं। हम्म, ये जो यहाँ पर आप इस चीज को भी लिख लीजिए, नीरज का मित्र कौन हो जाएगा? नजीर। ठीक है, तो अब इस नाटक का पाठ बाकी रहा है।
2 अंक है इसमें, तो उनका पाठ हम अगली क्लास में करेंगे। आज जो पूरी क्लास है लगभग 1 सवा 1 घंटे की, वहाँ आपको केवल यही देखना है कितनी देर की होगी, लगभग 1 घंटे की क्लास होगी। तो इस 1 घंटे की क्लास में आपको क्या नाटक का पात्र परिचय, अंक, दृश्य, ठीक है, जो भूमिका या मूल्यांकन कह सकते हैं, उसके बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। नाटक की क्या विषय वस्तु होगी आगे आपको पता चल गया होगा लगभग, ठीक है। पात्र परिचय वगैरह सब कुछ याद करके आना है। कल की क्लास के अंदर पूरा नाटक का पाठ कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि एक क्लास में ही जो दोनों अंक है वो हम पढ़ लें, ठीक है। तो प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।